सो हेलो बच्चा, वेलकम बैक टू अवर चैनल। बच्चा, आज हम लोग इस सेशन के अंदर जेईई मेन 2026 अप्रैल अटेम्प्ट में रे ऑप्टिक्स में जितने भी सवाल पूछे गए थे वो यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। टोटल 17 सवाल, यानी कि भैया बहुत ज्यादा हाई वेटेज इनका पिछले 2 से 3 साल में देखने के लिए मिल रहा है। इसका ये जो प्रिंटेबल फॉर्मेट का क्वेश्चन पीडीएफ है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे करना है, यहां पर 4 सिंपल स्टेप है, इसको फॉलो कीजिए और आपको ये मिल जाएगा। इसके अलावा हमारे चैनल में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा और हर प्लेलिस्ट के अंदर तुमको उस चैप्टर का 2020 से लेकर 26 तक का एवरी सिंगल क्वेश्चन का डिस्कशन मिलेगा। इसके अलावा तुमको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टॉप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी एक प्लेलिस्ट मिलेगा। इसके अलावा और कई नॉन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी यहां पे आपको क्वेश्चन का लिस्ट है। ठीक है, चलिए, रूल सिंपल सा है। अगर तुम्हारा इस चैप्टर के ऊपर कमांड ठीक ठाक है एंड इस वाले सेशन को अगर तुम टाइम बाउंड मैनर में सॉल्व करना चाहते हो, +4 -1 के हिसाब से सॉल्व करना चाहते हो, तो अमूमन जेईई मेंस के सिलेबस में तुमको रिजॉल्विंग पावर या फिर लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ये नहीं होता है, लेकिन इस वाले में आपको इससे 2 सवाल पूछा गया है, तो उसको रिवाइज करने के बाद ही इस सेशन को कीजिएगा। ठीक है, +4 -1 तुम्हारा क्या सही होता है, गलत होता है, नीचे जरूर से कमेंट कीजिएगा। नए हो तो सब्सक्राइब कर लो एंड मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन। चलिए, सबसे पहला सवाल है 2 अप्रैल शिफ्ट 1 में हमसे पूछा गया है, फॉर अ थिन सिमेट्रिक प्रिज्म, शब्द क्या है, थिन है, प्रिज्म मेड ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, द रेशियो ऑफ इंसिडेंट एंगल एंड मिनिमम डेविएशन वुड बी हाउ मच। देखिए, मिनिमम जो आपका एंगल ऑफ डेविएशन है ना, उसका आपके पास एक स्टैंडर्ड यहां पर रिजल्ट है। रिजल्ट क्या है, a इंटू म्यू जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, म्यू -1। आपके पास सवाल में म्यू का वैल्यू 1.5 देता है, यहां पर 1.5 डालोगे तो ये आ जाएगा 0.5, यानी कि 1/2। तो एक मेरे पास रिलेशन आ गया कि भैया आपका ये जो एंगल ऑफ डेविएशन है दैट इज a/2 ओवर हियर। ऊपर से हमसे कहता है कि भैया ये आपको मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन है, तो आपके पास एक और रिलेशन होता है कि भैया जो आपका मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन है, मिनिमम एंगल डेविएशन है दैट इज इक्वल टू योर i + e - a। लेकिन अगर मिनिमम है तो आपको i और e बराबर रहता है, तो उस केस में आप यहां पर लिखते हो 2 × i - a ओवर हियर। ठीक है, लेकिन इसकी वैल्यू हमको a/2 हम ऊपर निकाल लिए हैं, तो ये आपको a/2 है, दिस इज योर 2i - a, यानी कि आपको यहां से 2i की वैल्यू आ रही है 3a/2, मतलब आपको i की वैल्यू आ रही है 3a/4। हमसे i का और डेल m का रेशियो पूछ रहा है, तो यहां पर डेल m डाल दो और यहां पर डेल m की वैल्यू कितनी है, a/2 है, तो ये कहीं ना कहीं आपको 3:2 विच इज योर ऑप्शन नंबर 2 निकल कर आ रहा है। तो आपको ये मैनिपुलेशन का क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट वे मतलब इसमें ज्यादा नहीं है, फॉर्मूला पता होगा तो काम चल जाएगा। यहां पर आपको फॉर्मूले के साथ साथ प्रॉपर इक्वेशन लिखना, साइन कन्वेंशन वो आना चाहिए। आपके पास यहां पर क्या है, रेफर द फिगर गिवन बिलो, μ1 एंड μ2 आर रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस ऑफ एयर एंड द लेंस मटेरियल, द हाइट ऑफ इमेज विल बी ब्लैंक सेंटीमीटर। तो आपसे सिर्फ हाइट का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, ऐसा नहीं कि भैया उल्टा है, इन्वर्टेड है, रियल है, उससे अपने को कोई मतलब नहीं है। आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका हाइट है 2 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट यहां से, ये जो आपका सेंटर है यहां से आपको 40 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ये आपको मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.54 है। हो सकता है कि ये 54 होने की वजह से कैलकुलेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो, बट स्टिल हमें इतना ही सवाल में दिया गया था। अच्छा, देखिए, सबसे पहले है ना, हम आपको इस प्रकार के सिचुएशन में मैग्निफिकेशन का कौन सा फॉर्मूला होता है, कई बच्चे उसको याद करते हैं, हम तो कहते हैं कि आप उसको डिराइव भी कर सकते हैं, वो भी बहुत कम से कम समय में। आपके पास इस प्रकार का स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन अगर है, ये भी क्या है, ये भी तो स्फेरिकल सरफेस ही है। जब स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन हो रहा है, सपोज कीजिए ये आपका ऑब्जेक्ट है, इसका हाइट ho है, इस प्रकार से यहां पर रे है और यहां पर आपको रिफ्रैक्शन होगा, तो इस प्रकार से आपके पास यहां पर हाइट ऑफ इमेज आ जाएगा। अगर तुम ध्यान से देखो तो ये आपको, और यही तुम्हारा नॉर्मल हो जाएगा ना, यहाँ पे तो जब रिफ्रैक्शन हुआ है तो यही नॉर्मल है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये आपको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। इधर
आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, इधर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है। तो हम लोग जब यहां पर स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो हम बोलेंगे ना n इंटू साइन आई इज इक्वल टू n2 इंटू साइन आर। लेकिन तुम जानते हो कि भैया ये जो भी चीज हम पढ़ रहे हैं वो स्मॉल एंगल्स के लिए पढ़ रहे हैं, पैरा एक्सियल रेस के लिए पढ़ रहे हैं। तो अगर ये एंगल बहुत स्मॉल है तो साइन आई इज इक्वल टू टैन आई, और टैन आई को तुम क्या लिखोगे, ये आपको u है और ये हमको v है, तो टैन आई क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि HO बाई यू, और ये आपको हो जाएगा बेटा HI बाई v। तो यहां से आपको दिखना चाहिए कि n1 बाई n2 इंटू वी बाई यू इज इक्वल टू योर HI बाई HO। तो अगर सिर्फ मैग्निफिकेशन की बात करेंगे विच इज HI बाई HO, तो वो आपको इतना है। और इस सवाल में क्योंकि हमसे हाइट ऑफ इमेज पूछ रहा है, तो हाइट ऑफ इमेज हमको हो जाएगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाइड बाई n1 बाई n2 मल्टीप्लाइड बाई योर v बाई यू। क्लियर एकदम? अच्छा, चाहो तो रिजल्ट की तरह याद रखो, हम एक्सप्लेन करके समझा रहे हैं तो डिराइव करने में समय अगर लगा भी है, अगर आपको आता है तो आप इसको 10 सेकेंड में डिराइव कर लेंगे। बढ़िया है। अब इस फॉर्मूले में भी डेटा पुट करने के लिए हमको v चाहिए, तो भैया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है तो v निकालो। अच्छा, ये जो स्फेरिकल सरफेस है ना, इस स्फेरिकल सरफेस का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो है 20 सेंटीमीटर पे, मतलब जो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो कितना है, इसका जो सेंटर है वो आपको 20 पे है, मतलब यही तो रेडियस हो गया, तो इसका रेडियस 20 सेंटीमीटर है। अब लगाइए यहां पर स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन का इक्वेशन, वो क्या होता है, n2 बाई वी माइनस n1 बाई यू इक्वल्स टू n2 माइनस n1 बाई आर। अब ध्यान से यहां पर डेटा को सब्स्टिट्यूट कीजिएगा, n2 यहां पर हो जाएगा 1.54, दिस इज योर 1.54, v माइनस n1 मेरा 1 है, ये मेरा एयर है, u यहां पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, -40, तो माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू n2 माइनस n1, मतलब 1.4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0.54 डिवाइडेड बाई योर r। अब यहां पर r, ये जो आपका कर्वेचर है इसका सेंटर लेफ्ट साइड है ना, तो ये -20 पुट करना होगा, +20 पुट मत कर देना गलती से भी। तो यहां से आपको दिख रहा है कि 1.54 अपॉन v इज इक्वल टू 0.54 अपॉन 20 माइनस 1 बाई 40। तो यहां से आप 40 एलसीएम ले लोगे तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 4 8 और ये 10, यानी कि 1.08 माइनस 1, दिस इज योर 1.54 अपॉन वी। तो यहां से अपने को दिख रहा है कि भैया आपका जो 1.54 अपॉन वी है ना, उसकी वैल्यू आ रही है -2.08 अपॉन 40। ठीक है, अब इधर आ जाओ, अब इसमें आ जाओ। सो हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, 2 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाइड बाई n1, n1 की वैल्यू 1 है, n2 की वैल्यू 1.54 है। व्हाट इज v, v हम लोग यहाँ पे सॉल्व किए हैं, डिवाइडेड बाई u, u की वैल्यू कितनी है, -40, साइन के साथ पुट करो नहीं करो अभी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमको सिर्फ हाइट ऑफ इमेज का चाहिए मैग्नीट्यूड। ठीक है, साइन के साथ पुट कर दो, मल्टीप्लाइड बाई v, और v कितना है, v इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाइड बाई 1.54 डिवाइडेड बाई -2.08। अब देखो 40 ने 40 को मार दिया, 1.54 ने 1.54 को मार दिया, तो यहां पर आपके पास निकल कर आ रहा है 2 डिवाइडेड बाई 2.08। साफ साफ दिख रहा है कि ये जो वैल्यू है ये आपको वेरी क्लोज टू 1 होगा, हालांकि 1 से थोड़ा छोटा होगा बिकॉज डिनोमिनेटर इज लार्जर। अगर तुम इसको एग्जैक्टली सॉल्व करोगे तो ये तुमको लगभग 0.96 निकल कर आएगा, विच कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एज 1, जो कि मेरे पास ऑप्शन नंबर 1 में है। क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? सर ये एग्जैक्टली 0.96 कैसे आएगा? भाई वो भी निकाल सकते हो, ये अगर इसको कट मारोगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 1.04 ना। तो अगर तुमको स्मार्टली सॉल्व करना है तुम इसको लिख सकते हो 1 प्लस 0.04 विच इज इक्वल टू 1 प्लस 0.04 पावर -1। अब यहां पर तुम लगा दो बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, समझ रहे हो, 1 के साथ ये जो नंबर जोड़े हो ये नंबर आपको 1 से बहुत ज्यादा छोटा है भाई, 1 प्लस एक्स टू द पावर
माइनस एन, या फिर जो भी है एन है, अगर ये वैल्यू बहुत ज़्यादा छोटी होती है तो दिस इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स। तो ये भी आपको क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 0.04, तो ये आपको 0.96 निकल कर आ जाएगा। क्लियर है? तो अप्रोक्सीमेटेड किया तो 1 के आसपास इसका आंसर आना चाहिए। चलिए बढ़िया सवाल। और देखिए, वन साइड ऑफ एन इक्विलैटरल प्रिज्म इज पेंटेड, इक्विलैटरल प्रिज्म इज पेंटेड, यहां पर आप देखो ये एक पेंट लगाया गया है बाय अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म इज 1.6, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 है और इस वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है। द मिनिमम वैल्यू ऑफ N2 रिक्वायर्ड फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फ्रॉम पेंटेड फेस इज हाउ मच। ये जो इंसिडेंट रे है वो आपको इस सरफेस पे 90 डिग्री पे फॉल कर रहा है, यानी यहां पर तो रिफ्रैक्शन मतलब यहां पर अनडेविएटेड जाएगा। हाँ जी सर, यहां पर नॉर्मल बनाओगे आप, यहां पर आपने नॉर्मल बनाया तो अभी एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, व्हाट इज दिस पर्टिकुलर एंगल, ये 90 डिग्रीज है ना, मतलब आपको ये 90 डिग्री है, इक्विलैटरल ट्राइंगल है मतलब ये 60, ये 90 है, ये 60 है, मतलब ये 30 डिग्री, और ये नॉर्मल था मतलब ये 60 डिग्री। अब हमको कहा है कि भैया यहां पर आपको TIR होना चाहिए, है ना, लिमिटिंग केस के लिए। तो भैया हम कह रहे कि लिमिटिंग केस के लिए कम से कम ये क्रिटिकल एंगल तो बनवा दो। लिमिटिंग केस के लिए यहां पर आपको कम से कम रिफ्रैक्शन के बाद रे जो है वो जस्ट पैरेलल हो जाए, जस्ट पैरेलल हो जाए। तो भैया आप जब यहां पे स्नेल्स लॉ लगाओगे, सो N1 multiplied by your sin 60 is equal to N2 multiplied by your sin 90 डिग्री। तो लिमिटिंग केस के लिए सॉल्व कर रहे हैं ताकि हमको N2 की वैल्यू आ जाए। N1 की वैल्यू 1.6 है और ये जो जनाब है मेरे को √3/2 होंगे, ये N2 है और sin 90 मेरे को 1 होगा। सो यहां से हमको दिख रहा है कि N2 की वैल्यू इज √3 और इसको मारोगे तो ये हो जाएगा 0.8। 0.8 कैन बी रिटन एज 8/10 या फिर 4/5, जो कि मेरे पास ऑप्शन नंबर 4 में है, यानी कि थर्ड का ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़े, देखते हैं। स्टोरी टेलिंग सवाल है, सवाल में कुछ कहानी है। इफ सनलाइट इज फोकस्ड ऑन अ पेपर यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस, इट स्टार्ट्स बर्निंग द पेपर इन शॉर्टेस्ट, इंपॉर्टेंट लाइन, इन शॉर्टेस्ट टाइम व्हेन द लेंस इज केप्ट एट 30 सेंटीमीटर अबव द पेपर। देखिए आपके पास एक लेंस है और सन कहां पर है, सन है जनाब इन्फिनिटी पर, सन इन्फिनिटी पर, यानी कि पैरेलल रेज है, ठीक है। अब तुम चाहते हो कि तुम एक पेपर को यहां पर रख दो जो शॉर्टेस्ट टाइम में जल जाए, तो तुम क्या चाहोगे, तुम चाहोगे कि इसके अंदर इस येलो, इस इतने क्रॉस सेक्शन में जितना भी सन का एनर्जी है वो बहुत कम से कम एरिया में हमको फोकस करवाना है। अब अगर फोकस लेंस का यहां है तो तुम चाहोगे ना कि तुम अपने पेपर को यहीं पर रखो, तुम चाहोगे ना कि तुम अपने पेपर को यहीं पर रखो ताकि इतने से ही क्रॉस सेक्शन में पूरा का पूरा एनर्जी कॉन्सेंट्रेटेड हो तो जल्दी पेपर जलेगा। अगर तुम पेपर को यहां रख दोगे तो इतने बड़े क्रॉस सेक्शन में वही एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड है तो पेपर शायद देर से जलेगा। हमको जल्दी जलवाना है तो पेपर मस्ट बी सिचुएटेड एट द फोकस ओनली, यानी ये जो 30 सेंटीमीटर है ना, ये 30 सेंटीमीटर आपको लेंस का फोकल लेंथ दिया हुआ है। इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस इज 60 सेंटीमीटर, बहुत क्लैरिटी के साथ नहीं है लेकिन अगर इनसफिशिएंट डेटा महसूस हो रहा है तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ का रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको 60 ही लेना पड़ेगा। इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक बात है। देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस इज हाउ मच, तो आपको लगाना है फॉर्मूला कौन सा, 1/f इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस -1, 1/r1 माइनस 1/r2। तो भैया f कितना है 30 इज इक्वल टू n-1 1/r1। तो ये वाला जब r पुट करोगे, इस कर्वेचर का सेंटर राइट साइड है तो +60 पुट करोगे, माइनस इस कर्वेचर का सेंटर लेफ्ट साइड है
तो -60 पुट करोगे तो कहीं ना कहीं ये तुमको 1/30 इज इक्वल टू n-1, और ये भी हमको 1/30 ही आ रहा है, तो ये दोनों मर गया, यानी 1 इज इक्वल टू n-1। तो यहां से हमको n की वैल्यू 2 आ रही है, यानी α/10 इज इक्वल टू 2। तो अल्फा कितना हो जाएगा? अल्फा 20 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5। आपको इस सवाल में एक कॉनकेव मिरर दिया है और कहता है कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि 20 से, अगर इस ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया ए और बी, तो जो बी वाला एंड है वो 20 सेंटीमीटर पर है, और इस कॉनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ है ना वो 10 सेंटीमीटर दिया है। यानी ये जो बी वाला एंड है वो मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है। ठीक बात है सर। और ये वाला जो एंड है, इस वाले एंड का दूरी मिरर के पोल से कितना है? ऑब्जेक्ट का लेंथ ही 10 सेंटीमीटर, अगर ये 10 सेंटीमीटर है सो 10 + 20 इज 30 सेंटीमीटर। ठीक बात है। अच्छा, द लेंथ ऑफ द इमेज इज हाउ मच? सिंपल है भाई साहब, ये जो बी वाला एंड है उसका इमेज तो वही बनेगा क्योंकि बी वाला एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है, तो बी वाला जो एंड है वो यही बन गया। ठीक है, लेकिन जो ए वाला एंड है वो 30 सेंटीमीटर पर है, तो लगाओ मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u = 1/f। तो यहां से v को रीअरेंज करोगे तो uf/u - f नहीं आएगा, तो सिर्फ हम इस a वाले एंड का लिख रहे हैं। तो a वाला एंड 30 सेंटीमीटर पर है, तो -30 कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ, -10 नेगेटिव है, सो -30 और माइनस प्लस, सो दिस विल गिव यू 300 डिवाइडेड बाई -20, यानी कि -15। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आपका ये जो ए वाला एंड है ना वो आपको कहीं यहां बना है, दिस। तो ये हमको हो गया है बी का इमेज यहां बन रहा है बी प्राइम, और ए का इमेज यहां बन रहा है विच इज योर ए प्राइम, और ये वाला जो है ए प्राइम जो है वो कितनी दूरी पर है? वो 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये ब्लू शेडेड वाले का लेंथ कितना हो जाएगा भाई साहब? ओ भाई साहब, ये 20 है, ये 15 है, तो 20 - 15 तुमको इस ब्लू वाले का लेंथ नहीं दिखाई दे रहा है, विच इज योर 5 सेंटीमीटर। सो फिफ्थ का आंसर जो है दैट इज योर 5। अच्छा, जो कि मेरे पास ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन नंबर 2 में है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6। अब इसी के बारे में हम आपको कह रहे हैं, ये सिलेबस का हिस्सा नहीं होता लेकिन सवाल में पूछा गया है, तो पढ़ लेना भाई आगे वाले एग्जाम्स के लिए भी। अ टेलीस्कोप विथ ऑब्जेक्टिव डायमीटर आर इज यूज्ड, ये डायमीटर है, इसको रेडियस मत समझ लेना, टू ऑब्जर्व अ डिस्टेंट स्टार एमिटिंग लाइट ऑफ वेवलेंथ इतना एट अ रेजोल्यूशन ऑफ दिस मच, द वैल्यू ऑफ आर इज इक्वल टू डैश सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में पूछा है। हमारे ही चैनल में आपको ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट नामक एक वीडियो है और उसके अंदर ये वाला पोर्शन भी प्रॉपरली कवर्ड है, जहां पर आपको लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, रिजॉल्विंग पावर, चाहे वो आई का हो या फिर टेलीस्कोप का हो या फिर माइक्रोस्कोप का हो, आपको डिस्कस्ड है। तो हमसे जो सवाल पूछा गया है वो टेलीस्कोप पे पूछा गया है, जहां पर ये वाला जो रिलेशन है वो हमको इस्तेमाल करना है ना। आपको यहां पर रेजोल्यूशन दिया हुआ है, सो थीटा इक्वल्स टू 1.22 λ/d। समझिएगा, थीटा इज इक्वल टू 1.22 λ/d। यहां पर यही मेरा जो r है वो d के बराबर है, और हमको सवाल में वही d निकालना है, डायमीटर निकालना है अपने को। ठीक है, तो अगर ये रिलेशन ध्यान में है तो अब तो सवाल आपको एकदम सीधा साधा डायरेक्ट है। तो ये कितना हो जाएगा? 1.22 लैम्डा की वैल्यू है 500 इंटू 10⁻⁻9 और थीटा है 5 इंटू 10⁻⁻7। सो ये आपको हो जाएगा 100, ये ऊपर जाएगा, ये इसको मार देगा। दिस इज योर 1.22 मीटर्स, सो विच मीन्स 1.22 सेंटीमीटर, विच इज योर ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है? बढ़िया है। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, 4 अप्रैल शिफ्ट 2, यानी कि हर शिफ्ट में तकरीबन 2 सवाल तो पूछ ही रहे हैं, है ना। अ कॉन्वेक्स लेंस इज मेड फ्रॉम ग्लास मटेरियल हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4 विद द सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑन बोथ द साइड्स। द रेशियो ऑफ फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर इज हाउ मच?
स्ट्रेट फॉरवर्ड है, 1/f इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1, 1/r 1 माइनस 1/r2। और हमको सवाल में लकीली कहता है कि भैया ये वाला हो या ये वाला हो, दोनों का ही जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो r है। सो 1/f इज इक्वल टू, यहां पर आप 1.4 डालोगे तो 1.4 माइनस 1 इज 0.4, ये हो जाएगा 1/r, है ना। पॉजिटिव r डालोगे ना, इसका सेंटर आपको राइट साइड है, लेकिन यहां पर जब डालोगे तो -r डालोगे, है ना, इसका सेंटर आपको लेफ्ट साइड होगा। तो ये आपको बीच में क्या हो जाएगा, बेसिकली प्लस हो जाएगा, दिस इज योर प्लस। सो 1/f इज इक्वल टू 0.4 मल्टीप्लाइड बाई 2/r। हमको चाहिए फोकल लेंथ, हमको चाहिए f/r, तो f/r इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 0.8 यानी कि 10/8 यानी कि 1.25, जो कि मेरे पास ऑप्शन नंबर 4 में है। क्लियर है एकदम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन इन नॉर्मल प्रिज्म, समझ रहे हो। A ray of light passing through an equilateral prism is having a velocity of this much in the prism material, then the minimum angle of deviation is how much? अगर किसी मीडियम में तुमको वेलोसिटी दे दिया है तो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर which is 3 into 10 to the power 8 divided by speed of light in that medium which is your 2.12 10 to the power 8। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको है 3/2.12। ठीक है, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको होता है साइन एंगल मिनिमम डेविएशन प्लस a होल अपॉन 2 डिवाइडेड बाई साइन a/2। स्टैंडर्ड रिजल्ट है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है, आपको लैब में भी ये कराया जाता है। अब हमको इस प्रश्न में n पता चल गया है विच इज योर 3/2.12। इक्विलैटरल प्रिज्म है, मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म कितना हो जाएगा 60 डिग्री, तो तुमको a भी पता है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे साइन ऑफ, डेल m की जगह चुपचाप से डेल लिखते हैं, बार बार कौन लिखेगा उतना बड़ा बड़ा, 60/2, और ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री, दिस इज योर साइन 30 डिग्री। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा मेरे को साइन डेल प्लस 60/2, और ये उधर जाएगा तो 1/2 हो जाएगा ना। सो 3 डिवाइडेड बाई ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 4.24, इतना ही आ रहा है ना। अच्छा, अब इसको डिवाइड करो, 1 डिवाइडेड बाई मतलब 3 को है ना इसके साथ कट करो, सो 1 डेसिमल 4 12 फिर एक 1 एंड समथिंग। अगर तुम ध्यान से देखो तो ये आपको 1.41 समथिंग है विच कैन बी टेकन एज √2, समझ रहे हो। अच्छा, यानी कि ये जो एंगल है अंदर में डेल्टा प्लस 60/2, दिस इज बेसिकली और 45 डिग्री, मानते हो ना, ये 1/√2 था। मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो जो मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन है ये 90 माइनस 60 विच इज योर 30 डिग्रीज, जो कि मेरे पास ऑप्शन नंबर 2 में है। क्लियर है, कैलकुलेशन है, और ये वाला चीज को ऑब्जर्व कर पाना, ध्यान रखना पड़ेगा। आपको ये भी सोचना चाहिए कि भैया एग्जाम में दिया है तो सॉल्व करने लायक होगा, 58 डिग्री 28 डिग्री ऐसा तो नहीं आ सकता, है ना, सुंदर एंगल आना चाहिए 45 30 समथिंग लाइक दैट। तो उस हिसाब से सोचना पड़ेगा कि भैया क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या एग्जाम में। ठीक है, चलिए देखिए फिर से ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का सवाल है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के ऊपर है। अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज डिजाइन्ड विद 2 सिमेट्रिक बाई कॉन्वेक्स लेंसेज। The objective lens is cut vertically। आपका जो भी यहां पे बनाते हैं, आपका जो भी ऑब्जेक्टिव लेंस है इस प्रकार से आपने उसको वर्टिकली कट कर दिया है। अच्छा, कट करने से पहले इसका कुछ फोकल लेंथ होगा,
कट करने से पहले इसका फोकल लेंथ कितना है, 1/f इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस 1/r1 माइनस 1/r2। इसका और इसका दोनों का ही रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम ले लो, है ना। इक्वी कॉन्वेक्स लिखता तो और मजा आता, लेना ही पड़ेगा अदरवाइज फिर बात आगे नहीं बढ़ेगी। तो दोनों का ही कर्वेचर रेडियस सेम है, तो ये आपको हो जाएगा 1/r माइनस 1/-r, है ना। तो माइनस माइनस प्लस, दिस इज योर 1/f इज इक्वल टू n-1 2 डिवाइडेड बाई r। लेकिन अगर मैं इसको बीच से काट दूं, है ना, और सिर्फ एक लेंस की बात करूं जो बचा हुआ है, दो है ना, दोनों का ही फोकल लेंथ सेम होगा, तो किसी एक को हम उठा रहे हैं यहां पे फिलहाल के लिए। तो ये हो गया प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर r है और इस वाले का रेडियस ऑफ कर्वेचर इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, प्लेन सरफेस है। तो अब इसका फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, 1/f प्राइम इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो वही रहेगा, अब सिर्फ 1/r लिखाएगा, दूसरा वाला तो 1/इंफिनिटी है, वो तो जीरो हो गया। अगर तुम ध्यान से देखो, अगर मैं इस 2 को इधर भेज दूं तो तुमको n-1/r जो कि यहां पर है दैट इज इक्वल टू 1/2f, यानी कि जो f प्राइम है दैट इज 2f। तो हमको यह समझ में आया कि अगर मैं ऑब्जेक्टिव लेंस को काट दूं और इस पूरे लेंस की जगह सिर्फ इतना ही इस्तेमाल करूं, मतलब मैंने फोकल लेंथ को डबल कर दिया है। तो हमसे पूछ रहा है कि अगर मैं चाहता हूं कि उस कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन सेम रहे तो जो ट्यूब लेंथ है उसको क्या करना चाहिए मुझे। अब इसके लिए तुम्हारे पास तुमको इस रिलेशन का ज्ञान होना चाहिए। यहां पर आपके सामने लिखा हुआ है, हमारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वाले सेशन में जाओगे तो तुमको ये रिलेशन वहां पर मिल जाएगा, और पर्टिकुलरली इस रिलेशन पे आपको पहले भी सवाल आ चुके हैं, राइट। आपके पास ये दो रिलेशन होते हैं, राइट, और आप इस सवाल में इसका इस्तेमाल करो, इसका इस्तेमाल करो, आपको फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज आवर मेन contributing factor is magnification is proportional to L upon focal length of the objective lens। ठीक है, एक रिलेशन इस्तेमाल करते हैं, मतलब आपके पास दो रिलेशन है, एक तब इस्तेमाल करते जब आपको जो आपका ऑब्जेक्ट है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे है, और एक इस्तेमाल करते जब आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है। ठीक है, रिलैक्स्ड आई के लिए। बढ़िया है साहब। तो हम अगर इसको ध्यान से देखें, हमारा जो फोकल लेंथ अगर वो डबल हो रहा है तो हम चाहेंगे कि मेरा ट्यूब लेंथ भी डबल हो जाए ताकि मेरा मैग्निफिकेशन सेम रहे। सो ट्यूब लेंथ इंक्रीज्ड 2 टाइम्स, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट वन। तो सबसे पहला यहां पर कॉन्सेप्ट ये वाला है, और दूसरा आपको ये रिलेशन का ज्ञान होना चाहिए, नहीं तो फिर फंस जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम लोग यहां पर क्वेश्चन नंबर 10 की। देखिएगा, सिंपल सवाल है ये वाला एकदम। A thin convex lens and a thin concave lens are kept in contact and are coaxial। आपके पास एक कॉन्वेक्स लेंस है और इसके साथ तुमने कांटेक्ट में लगाया हुआ है एक कॉन्केव लेंस को भी। ठीक है, इस प्रकार से। अच्छा देखिए, अमूमन जनरली अगर मेरा सराउंडिंग जो है वो एयर है, कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ अगर f2 है और कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ f1 है, सो ये जो फोकल लेंथ होता है वो बेसिकली नेगेटिव होता है साइन कन्वेंशन के हिसाब से, और ये वाला आपको पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है कि आपका ये जो इफेक्टिव लेंस बना है विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्केव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस, ये जो इफेक्टिव सिस्टम है वो किस लेंस की तरह बिहेव करेगा, कॉन्केव या कॉन्वेक्स। मतलब इफेक्टिव जो आपका लेंस है उसका फोकल लेंथ नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। तो इफेक्टिव फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, व्हाट इज f इक्विवेलेंट, 1/f1 प्लस 1/f2। ठीक बात है सर। तो हम कह रहे हैं कि आपने f2 को विद साइन यहां पर डाल दिया, क्योंकि आपको यहां पर f2 का साइन के साथ वैल्यू डालना पड़ेगा, तो माइनस कर दो यहां पर, माइनस 1/f2। यानी अब ये चीज आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड है, अब समझना मेरी बात को, ये आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड है। दिस इज फॉर कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज फॉर कॉन्केव लेंस। इट बिहेव्स एज कॉन्केव इफ, हमको ये बताओ कि ये पूरी वैल्यू अगर कॉन्केव बिहेव करवाना है तो ये पूरी चीज नेगेटिव होनी चाहिए। कब नेगेटिव होगा, जब ये वैल्यू छोटी होगी और ये वैल्यू बड़ी होगी। ये छोटी होने का मतलब है कि डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए,
इस डिनोमिनेटर के तुलना में, यानी मैग्नीट्यूड वाइज F1 का मैग्नीट्यूड F2 के मैग्नीट्यूड से ज्यादा होना चाहिए। कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ बड़ा होना चाहिए, कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ बड़ा होना चाहिए, मतलब ये ऑप्शन सही है। और अगर ये वाला सही है तो फिर ये तो कतई पॉसिबल नहीं है। कॉन्केव लेंस इफ दिस इज दिस, इट बिहेव्स एज कॉन्वेक्स लेंस। अगर ये इससे बड़ा है, भैया जब ये हम लोग ट्रू दिखा दिए हैं कि अगर ऐसा हुआ तो कॉन्केव की तरह बिहेव करेगा, तो कॉन्वेक्स की तरह कैसे बिहेव कर सकता है? और तुम पहले कॉन्वेक्स रखो बाद में कॉन्केव रखो, या तुम पहले कॉन्केव रख दो बाद में कॉन्वेक्स रखो, उससे फर्क नहीं पड़ता है इस इक्वेशन में। तो फोकल लेंथ ऑफ द लेंस सिस्टम विल चेंज इफ द पोजीशन ऑफ टू लेंस आर इंटरचेंज। गलत है, सिर्फ एक ही सही है, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है एकदम? अच्छा, ये देखिए फिर से आपको यहां पर बहुत सारी कहानी है, कहानी के बेसिस पे डायग्राम को बनाते चलिए, है ना? तुम भी पढ़ो हम भी पढ़ते हैं, दोनों मिलकर पढ़ेंगे। आइए, एन ऑब्जेक्ट AB is placed 15 सेंटीमीटर ऑन द लेफ्ट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस P ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। सुंदर है। अच्छा, तो यहां पर मेरे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है और यहां पर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है ना? इसको मैंने नाम दे दिया है AB। ऑब्जेक्ट का इज प्लेस्ड एट 15 सेंटीमीटर, तो ये हमको 15 सेंटीमीटर है, और इसका जो फोकल लेंथ है दैट इज योर 10 सेंटीमीटर। ठीक बात है। अनदर कॉन्वेक्स लेंस, ये है हमको कॉन्वेक्स लेंस P। एक और कॉन्वेक्स लेंस है जो कि इस P के राइट साइड में रखा हुआ है, 15 सेंटीमीटर राइट ऑफ द लेंस P, और उसका फोकल लेंथ लेकिन 15 सेंटीमीटर है। तो यहां पर तुमने एक और कॉन्वेक्स लेंस रख दिया है, इस वाले का फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर, और इन दोनों लेंस के बीच का जो गैप है ना वो भी 15 है ना? हाँ 15 है। द फाइनल इमेज इज, अच्छा, वर्चुअल फॉर्म्ड एट 7.5 सेंटीमीटर राइट ऑफ द लेंस विद अ साइज बिगर देन दैट ऑफ द AB। तो कहीं ना कहीं हमको फाइनल इमेज का ना ये चेक करना है कि वो कहां बना, उसका हाइट इसके तुलना में कैसा है। अगर ये इसका हाइट मैंने h बोल दिया है तो फाइनल इमेज का हाइट कैसा होगा? देखिएगा, आपका जो मैग्निफिकेशन होता है लेंस के केस में वो होता है आपको V/U विच इज ऑल्सो इक्वल टू योर HI/HO, यानी जैसा रेशियो V/U का होगा वही रेशियो आपको इसका भी है। ठीक बात है सर। अब यहां पर आ जाइए, सबसे पहले वाले लेंस से रिफ्रैक्शन करा लो, तो इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू UF अपॉन U प्लस F होगा ना, लेंस के केस में 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू 1/F। तो रीअरेंज करोगे तो इतना ही आएगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -15, फोकल लेंथ +10, -15 +10, सो दिस इज योर -150, और ये हो जाएगा -5, तो ये आ रहा है +30। अब मेरी बात को समझिएगा, आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मतलब कॉम्प्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर इमेज डिस्टेंस आया 30 सेंटीमीटर, सही बात है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ 15, यानी कि 30/15, व्हाट इज द मैग्निफिकेशन 2, यानी कि पहले लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद इमेज डबल हो गया होगा हाइट में। और कहां पर बना है? 30 सेंटीमीटर। देखिए जाहिर सी बात है, जब आपको यहां से जा रहा है 30, ये तो आपको 15 है, यानी कि अगर ये लेंस नहीं होता तो कहीं यहां पर आपको बनता इमेज। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये 30 सेंटीमीटर पे जो भी चीज बन रही है ना, दैट विल एक्ट, ये हो गया हमको A' B', दैट दिस इज गोइंग टू एक्ट एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर लेंस। और ये अगर ये H है तो ये कितना हो जाएगा? 2H। सुनना मेरी बात को, और 30 सेंटीमीटर है, ये खुद 15 है, यानी इस वाले लेंस से बचा हुआ 15। ठीक बात है सर। अच्छा, दिस इज एक्टिंग एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। बढ़िया है साहब। अब इस वाले लेंस के लिए इमेज निकालो, ये तो आपको वर्चुअल ऑब्जेक्ट है ना, ये आपको वर्चुअल ऑब्जेक्ट था। आइए देखिए, अगेन V इज इक्वल टू UF अपॉन U प्लस F,
व्हाट इज यू? इस वाले लेंस के लिए ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, लेकिन +15 है ना, मल्टीप्लाइड बाई फोकल लेंथ 15, दिस इज अगेन 15 + 15, तो कहीं ना कहीं ये तुमको 7.5 आता हुआ दिख रहा है, और पॉजिटिव 7.5 आता हुआ दिख रहा है, यानी इस वाले लेंस के राइट साइड ही बन रहा है और 7.5 पे ही बन रहा है, ठीक है। तो ये आपको कुछ इस प्रकार का बनना होगा। और एक और बात समझना, v 7.5 था, u 15 है, तो जब v बाई u करोगे तो 7.5 अपॉन 15 कितना हो गया? हाफ। सो मैग्निफिकेशन हाफ है, मतलब इमेज हाइट आधी हो जाएगी। तो ये ऑब्जेक्ट था ना, तो ये 2h था, तो इमेज हाइट वापस से h हो गई। तो ये हमको बना है फाइनल इमेज A'(" ओवर हियर। और कितने डिस्टेंस पे बना है? तो लेंस Q से 7.5 सेंटीमीटर पीछे बना है आपको ये। एंड ऑफ कोर्स दिस वन इज गोइंग टू बी योर विच इमेज? दिस इज गोइंग टू बी योर रियल इमेज। ये कैसा इमेज है आपको? ये आपको बेटा रियल इमेज है। बात समझ में आ रही है? आ रही है आपको? आप समझिए, अगर आप इसका साइन भी देखो, सो v बाई यू इज इक्वल टू HI/HO। सो v हमको आया है 7.5 अपॉन 15 इज इक्वल टू HI अपॉन, और ये मेरा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, नीचे की तरफ है, तो आप यहाँ पर इसको -2h भी लिख सकते हो। तो ये आपका कटा 2, ये आपको कटा 2, सो HI इज इक्वल टू -h। तो नेगेटिव बता रहा है कि भैया ये भी आपको इधर ही की तरफ है। सो रियल formed at 7.5 centimeter right of the lens Q with the same size that of AB। AB के सेम साइज बना है। तो मेरा ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपको सही जवाब है इस पर्टिकुलर सवाल का, ठीक है। तुम अगर समझना, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट के हाइट को अगर देखोगे तो फाइनल इमेज हाइट आपको इन्वर्टेड है ना। बढ़िया है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग यहां पर, क्वेश्चन नंबर 12। A spherical interface lens of radius r separates two, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, इसका 1.5 है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको 4r डिस्टेंस पे है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्निफिकेशन ऑफ द पॉइंट सोर्स इमेज ओवर हियर? तो भैया हमको निकालना है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पहले भी बताए थे, इसी सेशन में फिर से बता देते हैं, याद नहीं है तो क्विकली निकालने का प्रयास कीजिए। आप यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ले लो, इस प्रकार से रिफ्रैक्शन करा दो यहाँ पर, दिस इज योर हाइट ऑफ इमेज, ये आपको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये आपको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये आपको इमेज डिस्टेंस है, ये आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये आपको इमेज डिस्टेंस है, ये आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, ये आपको n2 है। यहाँ पर लगाओ ऑफ स्नेल्स लॉ, n1 इंटू साइन आई, क्योंकि एंगल छोटा है तो साइन आई को tan आई भी बोल सकते हैं, तो tan आई हो जाएगा HO अपॉन U। सिमिलरली यहाँ पर लगाओ स्नेल्स लॉ, तो n2 इंटू साइन आर विच इज इक्वल टू tan r विच इज इक्वल टू HI/V। यानी कि हम कह सकते हैं कि HI/HO इज इक्वल टू n1/n2 मल्टीप्लाइड बाई V/U। यानी कि मैग्निफिकेशन का जो इक्वेशन इस्तेमाल करोगे दैट इज n1/n2 मल्टीप्लाइड बाई V/U। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? यस सर। अब फॉर्मूले में हमको चाहिए यहां पर भैया v की वैल्यू क्या है, तो सॉल्व करो, लगाओ स्फेरिकल सरफेस का रिफ्रैक्शन। सो व्हाट वुड यू राइट? यू वुड राइट n2/v माइनस n1/u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन योर r। सो n2/v माइनस n1 मेरा 1 है, n1 मेरा 1 है, और u की जगह क्या लिखोगे? -4r, तो माइनस माइनस प्लस n2 माइनस n1, n2 1.4 माइनस 1 यानी कि 0.4 अपॉन r। तो ये हमको हो जाएगा n2/v इज इक्वल टू 0.4r माइनस 1/4r। तो यहां से तुमने 4r एलसीएम लिया, 4 ऊपर 1.6 माइनस 1, तो ये हो रहा है 0.6 अपॉन 4r इज इक्वल टू योर n2/v ओवर हियर। अब इसमें आ जाओ, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू n1/n2। अब सुनना मेरी बात, ये जो v/n2 है, n2/v, यानी कि ये जो n1/u है उसको तो पहले पुट कर दो,
n1 की वैल्यू 1 और u की वैल्यू कितनी है, हमको चाहिए सिर्फ मैग्नीट्यूड, तो भैया साइन को तो छोड़ दो, तो u आपको हो जाएगा 4r के बराबर, दिस इज योर 4r मल्टीप्लाइड बाई व्हाट इज v बाई n2, इसका रेसिप्रोकल कर दो उल्टा, यानी कि 4r अपॉन 0.6 मरा, और ये हमको हो जाएगा 10/6 यानी कि 5/3 यानी कि 1.67 और रादर 1.66, ऑप्शन नंबर 1 क्लियर एकदम। चलिए अगला सवाल देखते हैं, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू हाफ ऑफ द एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ इक्विलैटरल प्रिज्म, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म इज हाउ मच, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू, जब मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन का बात करते हो, सो डेल एम प्लस ए होल डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई योर साइन ए बाई 2, बट माई डियर फ्रेंड हमको यहाँ पर ए जो होगा वो 60 डिग्री होगा, इक्विलैटरल है, तो ये इफेक्टिवली 30 हो गया, तो यहाँ पर लिखो ना जी 30 प्लस 60 अपॉन 2 डिवाइडेड बाई साइन 60 बाई 2, so this is your sine 45 degree, so 1 by root 2, this is sine 30 degree, so 1 by 2, तो ये effectively हमको root 2 बन जाएगा, which is your option number 2, sorry option number 3 दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 14, क्या बोल रहा है, देखिए ना क्या बोल रहा है। A concave mirror of focal length 10 centimeter forms an image which is double the size of object when the object is placed at two different position। कॉन्केव मिरर में तुमको मैग्निफिकेशन हो यानी कि इमेज की साइज बड़ी बने, ऐसा 2 बार पॉसिबल होता है। तो देखिए केसेस तो याद होना पड़ेगा ना, ताकि आपसे सिली मिस्टेक्स नहीं हो। ये अगर मेरा F है, ये मेरा C है, एक बार अगर ऑब्जेक्ट इनके बीच में हो और एक बार ऑब्जेक्ट जब पोल और फोकल लेंथ के बीच में हो, दोनों ही केस में तुमको मैग्नीफाइड इमेज बनता है, ठीक है। देखिए मैग्निफिकेशन आपको होता है -v/u, -1/u, और v को हम लोग लिख सकते हैं uf अपॉन u माइनस एफ, तो u ने u को मार दिया, तो ये हो जाएगा f अपॉन, और माइनस साइन को अंदर भेज देंगे तो ये हो जाएगा f माइनस u। अब हमको कहता है कि मैग्निफिकेशन जो है वो 2 है। अब समझना मेरी बात को, अगर ऑब्जेक्ट यहां रखा होगा तो आपको रियल इन्वर्टेड इमेज बनेगा, यानी मैग्निफिकेशन वुड बी नेगेटिव, और अगर ऑब्जेक्ट यहां रखा है तो मैग्निफिकेशन वुड बी पॉजिटिव। मतलब जो मैग्निफिकेशन है ना वो आपको +2 भी हो सकता है और वो आपको -2 भी हो सकता है। तो दोनों इसको एक बार +2 से इक्वेट करके सॉल्व करेंगे और एक बार -2 से इक्वेट करके सॉल्व करेंगे। और हम तो कह रहे हैं ना कि ये जो f अपॉन f माइनस यू है ना, उसमें f की वैल्यू डाल दो विच इज -10, सो -10 अपॉन -10 और u हमको निकालना है, यानी कि 10 अपॉन 10 प्लस u। तो ये जो आपकी वैल्यू है ना 10 अपॉन 10 प्लस u, क्या तो ये 2 के बराबर होगा, एंड 10 अपॉन 10 प्लस u क्या तो ये -2 के बराबर होगा। अगर ये 2 के बराबर है तो यहां पर सॉल्व करोगे तो u की वैल्यू -5 आएगी, और अगर -2 के बराबर था तो u की वैल्यू -15 आएगी। हमसे पूछ रहा है तो एक बार ये डिस्टेंस हो गया है 15 और एक बार ये डिस्टेंस हो गया है 5। सो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू ऑब्जेक्ट पोजीशन, 15 - 5 विच इज इक्वल टू योर 10, सो 10 इज गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, बढ़िया सवाल है। एग्जाम के प्रेशर में कहीं ना कहीं सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस होते हैं। चलिए बात करते हैं हम लोग यहां पर, बहुत जमाने बाद हमको लग रहा है कि ये सवाल आया है, सिल्वरिंग का है क्या, सिल्वरिंग ऑफ लेंस का है। हमारे चैनल पे एक डेडिकेटेड वीडियो है सिल्वरिंग ऑफ लेंस का, ठीक है, रे ऑप्टिक्स के प्लेलिस्ट के अंदर भी मिल जाएगा। अ थिन बाई कॉन्वेक्स लेंस इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम ग्लास बोथ कर्व्ड सरफेस ऑफ विच हैव इक्वल रेडियाई 20 सेंटीमीटर। बहुत ही सुंदर बात है, अद्भुत बात है ये तो। ऐसा है
और इसका और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक बात है साहब। अगर हमसे कोई सिर्फ लेंस का फोकल लेंथ पूछेगा तो हम सॉल्व कर सकते हैं ना जी। n-1 1/r, इसका जब r लिखोगे तो प्लस r लिखोगे, लेकिन जब इस वाले का r लिखोगे तो माइनस r लिखोगे। इसका सेंटर लेफ्ट साइड है इसलिए, तो माइनस माइनस प्लस दिस मच। सो n की वैल्यू 1.5 है ना, तो 1.5 माइनस 1 इज 1/2 मल्टीप्लाइड बाई दिस इज योर 2/r, r इज 20। तो हमको भाई साहब दिख रहा है कि 1/fl इज 1/20। अब आपने इस लेंस के एक साइड को सिल्वर कर दिया है, लेफ्ट को करो राइट करो फर्क नहीं पड़ता है, तुमने इसके एक साइड को सिल्वर कर दिया है। तो जो साइड आपने सिल्वर किया है दिस इज बेसिकली अ कॉन्केव मिरर। जिस मिरर का फोकल लेंथ आपको क्या हो जाएगा, एक मिरर है तुम्हारे पास जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 है, तो मिरर का तो फोकल लेंथ इसका आधा हो जाता है ना जी, तो 10, लेकिन कॉन्केव मिरर है तो -10 सेंटीमीटर। तो पूरे इस सेटअप का इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कितना होगा, रिजल्ट ध्यान में है। दिस इज योर 1/fm माइनस 2/fl। सो -1/10 माइनस 2/, ये क्या हो जाएगा 20। ये कट के इतना हो गया है, तो यहां पर ये आपको आ रहा होगा -2/10, यानी कि जो F इक्वेलेंट है दैट इज योर -5। नेगेटिव साइन बताता है कि ये जो पूरा का पूरा इक्वेलेंट चीज है वो एक मिरर की तरह तो बिहेव करेगा, लेकिन कॉन्केव मिरर की तरह बिहेव करेगा। बाकी जो एक सेकेंड, अच्छा ये आया है लेकिन आंसर ये नहीं है। पूछा है टू हैव द पोजीशन ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट एट द सेम प्लेस, यानी कि अगर मैं यहां पर एक ऑब्जेक्ट रख दूं तो इमेज भी यहीं पर बनना चाहिए। सो बेसिकली ये पूरा चीज एक कॉन्केव मिरर की तरह बिहेव कर रहा है जिसका फोकल लेंथ 5 है। तो कहां रखोगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, विच इज डबल ऑफ दिस थिंग, यानी कि 10 सेंटीमीटर दूर रखोगे तो आपको वहीं पर इमेज बन जाएगा। सो आंसर इज योर ऑप्शन नंबर 1 ओवर हियर। दिख रहा है 15 का ऑप्शन नंबर 1। चलिए बात करते हैं इस सेशन के सेकंड लास्ट क्वेश्चन की। आपके समक्ष यहां पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, जो इंसिडेंट रे है उसको वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है 2i कैप माइनस 3j कैप है ना, ये आपको y एक्सिस है, ये हमको x एक्सिस है। हमको अल्फा नहीं दिया, हमको बीटा नहीं दिया, दे देता तो हम लगा देते यहां पर स्नेल्स लॉ एकदम प्रेम से, लेकिन नहीं लगा पा रहे हैं। लगा सकते हो, कैसे समझना मेरी बात को। ये जो आपका AO वेक्टर है दिस इज योर 2i कैप माइनस 3j कैप, इसका मतलब क्या है समझो मेरी बात को, ज्यादा दिल पे लेने वाला बात नहीं है। देखिए एक तरीका तो ये एंगल निकालने का क्या हो सकता है कि आपके पास ये वाला वेक्टर है, ये तुम्हारे पास j कैप है, आप डॉट प्रोडक्ट का सहारा लेके निकाल सकते हो कि भैया ये कॉस अल्फा कितना है, कॉस अल्फा से साइन अल्फा पे पहुंच जाओ। या फिर एक सिंपल तरीका आपके पास ये है कि ये जो आपको इंसिडेंट रे है वो दिया हुआ है 2i कैप माइनस 3j कैप, दिस इज योर एंगल अल्फा ओवर हियर। कहने का मतलब ये है कि दिस इज योर 2 एंड दिस थिंग इज योर 3 ओवर हियर लेंथ वाइज। समझ रहे हो, तभी ना बोलेंगे भैया दिस इज योर 2i कैप एंड 3j कैप। बात समझ रहे हो। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये 2 है ये 3 है तो ये वाला हाइपोटेनस हमको हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर का अंडर रूट, विच इज योर हाउ मच 13। यानी कि हमको यहां से दिख रहा है, यहां पर कहीं साइड में लिखो अपने को काम आएगा आगे जाके, हमको दिख रहा है कि साइन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर विच इज योर 2 अपॉन हाइपोटेनस विच इज योर रूट 13। सिमिलरली अब तुमको दिखना चाहिए कि अगर तुमको साइन बीटा चाहिए यहां पर, दिस इज योर ci कैप एंड 4j कैप बेसिकली, तो x में ये c है और y वाला चीज आपको कितना है 4 है, तो ये हाइपोटेनस जो होगा इस ट्राइंगल का दैट इज गोइंग टू बी अंडर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। मतलब साइन बीटा इज गोइंग टू बी इक्वल टू c अपॉन अंडर रूट ऑफ 16 प्लस c का स्क्वायर। एक बार हमने इस बात को एनालाइज कर लिया है तो अब
तुम यहां पर लगा लो स्नेल्स लॉ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी 1 into sin alpha which is your 2 divided by your root 13 is equal to refractive index which is your 1.5 which is your 3/2 multiplied by c upon under root of 16 plus c का स्क्वायर। अब खत्म, अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ यहां पर कैलकुलेशन है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो। दिस इज योर 4 अंडर रूट ऑफ 16 प्लस सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 रूट 13 इंटू सी। दोनों तरफ स्क्वायर करो तो 16 टाइम्स 16 प्लस सी स्क्वायर, ये आपको हो जाएगा 9 इंटू 13 सी स्क्वायर विच गिव्स यू 16 इंटू 16 इज इक्वल टू व्हाट इज 9 इंटू 13, 9 या 27, 2 111 सी स्क्वायर माइनस 16 सी स्क्वायर। तो यहाँ से सी स्क्वायर की वैल्यू हो रही है 16 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 101। अब हमको ये बताओ कि जब आप इसको अंडर रूट लोगे ना तो 16 इंटू 16 का रूट तो 16 हो जाएगा, और 101 का रूट 10 ले लो ना। तुम ऑप्शंस भी देखो ना, सब ऑप्शन दूर दूर है, तो 10 ले लो अप्रोक्सीमेटली, तो ये आपको कहीं ना कहीं 1.6 दे देगा, जो कि मेरे पास है ऑप्शन नंबर 1 में। समझ रहे हो? बढ़िया है, बढ़िया है। सर वो आप डॉट प्रोडक्ट से ये एंगल निकालने का कौन सा तरीका बता रहे थे? भैया अगर तुम्हारे पास दो वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और तुमको ये एंगल थीटा है, तो तुम जानते हो ना कि कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो इसका इस्तेमाल करके हम लोग दो वेक्टर के बीच का एंगल सॉल्व कर सकते हैं। आज के सेशन का आखिरी सवाल है, यहां तक पहुंच गए हो तो बहुत ही बढ़िया बात है। मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वही है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। सम डिस्टेंस स्टार इज टू बी ऑब्जर्व्ड बाय अ टेलीस्कोप ऑफ डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस ए एट एन एंगुलर रेजोल्यूशन ऑफ दिस मच। If the wavelength of light from the star reaching the telescope is this much, the minimum diameter of the objective lens of telescope is how much? So वही रिलेशन मेरे पास यहाँ पर है फिर से, that is your d is equal to theta is equal to 1.22 lambda upon your d। हमको d की वैल्यू चाहिए ना, so 1.22 lambda upon your theta, सो 1.22, और प्रॉपरली सॉल्व करना क्योंकि नियरेस्ट इंटीजर तक आंसर चाहिए। लैम्डा है 500 इंटू 10 टू द पावर -9 और 3 इंटू 10 टू द पावर -7। ये ऊपर जाएगा, इसके साथ मिलके इसको कट कर देगा। अब इसको मल्टीप्लाई करो, है ना। सो 5 टू 10 11 है ना, 516, सो 6.10 अपॉन 3। ये आया है मीटर में, लेकिन हमको आंसर चाहिए सेंटीमीटर में, तो 100 से मल्टीप्लाई भी कर दो, कर दिया। तो दिस बिकम्स 610/3। तो ये आपको हो जाएगा 3 2 6 03 डेसिमल 3। तो नियरेस्ट इंटीजर तो यहाँ पर आपको 203 ही निकल कर आएगा। ठीक है, चलिए ध्यान रखिए। टेक केयर, विश ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।